हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAG 172 यानी शासन, मुद्दे और चुनौतियां। अगर आप इस पेपर कोड का असाइनमेंट, गेस्ट पेपर या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट को सर्च भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। यहाँ पे आके आप अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं और आसानी से गेस्ट पेपर, PYQs और नोट्स को परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस बार हम लेकर आए हैं गेस्ट पेपर में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप अपने एग्जाम में कवर कर लेंगे तो आप भी 90+ स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सभी हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर आपको वेबसाइट पे अवेलेबल दिया गया है। ठीक है, आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके PYQs, नोट्स, गेस्ट पेपर को इजीली परचेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी क्लासेस के लिंक प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेक्चर के और सभी कोर्सेज के फ्री PDF नोट्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड BPAG 172 यानी शासन, मुद्दे और चुनौतियां। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि शासन को प्रोत्साहित करने में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, हमें ये स्पष्ट करना है। तो शासन को प्रोत्साहित करने में मीडिया की क्या भूमिका है, बेसिकली हमें ये बताना है। तो देखो, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। मीडिया में समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया शामिल है। सुशासन का अर्थ यहाँ पे क्या है? सॉरी, यहाँ पे सुशासन था। यहाँ पे सुशासन का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें पारदर्शिता या जवाबदेही, न्याय, भागीदारी और कानून का पालन हो। मीडिया सुशासन को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये जनता को जागरूक करता है और सरकार को जिम्मेदार बनाता है। यानी मीडिया क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये समाज के अंदर और सरकार के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। यानी मीडिया क्या कर रहा है? समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब से हमें जितनी भी जानकारी है, यानी शासन व्यवस्था और जनता, इन दोनों के बीच में पारदर्शिता, जवाबदेही का कार्य कौन कर रहा है? मीडिया कर रहा है। मीडिया सुशासन को बढ़ावा देता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जनता को जागरूक वो बना रहा है। ठीक है, जनता को जागरूक बना रहा है और सरकार को जिम्मेदार बना रहा है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कि जनता को जानकारी देना। मीडिया का सबसे बड़ा कार्य लोगों तक सही और आवश्यक जानकारी पहुंचाना है। सरकार की योजनाओं, नीतियों और नए कानूनों की जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचती है। इससे लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। यानी जनताओं को जानकारी देना। मीडिया क्या कर रहा है कि जितने भी कार्य है, चाहे वो सरकार से संबंधित हो, ठीक है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, कानून है, ये सब जानकारी मीडिया जनता तक पहुंचाती है। ठीक है, मीडिया जो है वो जनता तक ये सारी जानकारी पहुंचाती है। जो भी सरकार की योजनाएं बनती है, नीतियां बनती है, उन तक, जनता तक वो पहुंचाती है। और इससे क्या होता है? लोग अपने अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों को समझने लगते हैं और उन सरकारी सुविधाओं का वो फिर लाभ उठाते हैं। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो मीडिया सरकार के कार्यों पर नजर रखता है और गलतियों या भ्रष्टाचार को उजागर करता है। जब किसी सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार, लापरवाही या अन्याय होता है तो मीडिया उसे सामने लाता है। इससे सरकार पर दबाव बनता है कि वह अपनी गलतियों को सुधारे और जनता के प्रति जवाबदेही बने। यानी सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करना, ये भी कौन कर रहा है? मीडिया कर रहा है। किस प्रकार से कर रहा है? देखो, सरकार की जो भी नीतियां हैं ना, जो भी कार्य है, मीडिया क्या करता है? उन पे नजर रखता है। ठीक है, गलतियों पर, भ्रष्टाचार को जनता के सामने वो लेकर आता है मीडिया। ठीक है, जब किसी भी सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार होता है, लापरवाही बरती जाती है, अन्याय होता है, तो मीडिया क्या करता है? उसे जनता के सामने लेकर आता है। इससे क्या होता है कि सरकार पे दबाव बनता है कि वो अपनी गलतियों को सुधारे और जनता के प्रति वो क्या हो? जवाबदेही बने। ठीक है, इसके साथ आपका थर्ड पॉइंट क्या कहता है? पारदर्शिता को बढ़ावा देना। यानी सुशासन के लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है।
मीडिया सरकारी निर्णयों और योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक करता है, जिससे लोग जान पाते हैं कि सरकार क्या कर रही है। इससे प्रशासन में खुलापन आता है और गलत कार्यों की संभावना भी कम होती है। यानी पारदर्शिता को बढ़ावा देना यानी ट्रांसपेरेंसी बनाना गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, ठीक है, जनता के बीच में और सरकार के बीच में एक पारदर्शिता को बनाए रखना। कौन कर रहा है ये कार्य? आपकी मीडिया कर रही है। मीडिया क्या करती है? सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी योजनाएं बनाई जाती है, उनकी जानकारी सार्वजनिक रूप से रखती है, ताकि लोग समझ पाए, लोगों को समझ में आए कि सरकार एक्चुअल में क्या कर रही है। प्रशासन का जो खुलापन है वो भी लोगों के सामने आता है इससे, ताकि जो भी गलतियां हैं सरकार के द्वारा, जो भी गलत कार्य है या जो भी गलत कार्य होने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका जनता की आवाज बनना। तो मीडिया आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। गरीब, कमजोर और दूर दराज के लोगों की समस्याएं मीडिया के जरिए सामने आती है। इससे सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। यानी मीडिया क्या है? वो लोगों की, या हम कह सकते हैं जनता की आवाज का कार्य भी करता है। किस प्रकार से करता है? कि जो भी लोगों की समस्याएं हैं, जो भी शिकायतें हैं, वो कहाँ पहुंचाता है? सरकार तक पहुंचाता है। ठीक है, चाहे फिर वो आपके गरीब लोग हो या वो दूर दराज के जो लोगों की जो समस्याएं हैं, वो मीडिया के जरिए सामने आती है, ताकि सरकार उनकी समस्या को समझ सके और उसका समाधान कर सके। अब हम बात करते हैं जनमत निर्माण की। जनमत निर्माण की बात करें तो देखो, मीडिया समाज में क्या कर रहा है? जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। और मीडिया समाज में जागरूकता फैलाकर लोगों की सोच को भी प्रभावित करता है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पे भी चर्चा करता है, लोगों को सही निर्णय लेने में मदद करता है। इससे लोकतंत्र आपका मजबूत होता है और नागरिक अधिक सक्रिय बनते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका शिक्षा और जागरूकता फैलाना। मीडिया केवल समाचार नहीं देता, बल्कि शिक्षा और जागरूकता भी फैलाता है। स्वास्थ्य, पर्यावरण, मतदान, महिला अधिकार और सामाजिक सुधार जैसे विषयों पर कार्यक्रम चलाकर ये लोगों को जागरूक बनाता है, जो सुशासन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, यानी शिक्षा और जागरूकता फैलाने का भी कार्य कौन कर रहा है? एक प्रकार से हमें मीडिया के जरिए हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, हमें शिक्षा भी प्रदान की जाती है और जागरूकता भी फैलाने का कार्य मीडिया करता है। ये सिर्फ आपको पर्यावरण, हम कह सकते हैं, ये सिर्फ आपको समाचार नहीं देता, बल्कि आपको ये शिक्षा भी देता है, जागरूक भी करता है आपको। ठीक है, पर्यावरण के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, मतदान के प्रति, ठीक है, समाज के अंदर जितने भी विषय हैं उन सब पे क्या करता है? कार्यक्रम चला के लोगों को जागरूक बनाता है। और सुशासन भी इससे क्या होता है? आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष क्या कहता है इस प्रश्न का? कि अंत में कहा जा सकता है कि मीडिया सुशासन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सरकार और जनता के बीच संवाद स्थापित करता है, पारदर्शिता, जवाबदेही बढ़ाता है तथा समाज को जागरूक बनाता है। हालांकि मीडिया को निष्पक्ष, जिम्मेदार और सत्यनिष्ठ होना चाहिए, तभी वह सुशासन को सही ढंग से आगे बढ़ा सकता है। यानी निष्कर्ष क्या कहता है इस प्रश्न का? कि मीडिया जो है वो सुशासन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार और जनता के बीच में एक संवाद का कार्य, एक कम्युनिकेशन का भी कार्य ये कर रहा है। ठीक है, पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ा रहा है, समाज को भी जागरूक बना रहा है। तो मीडिया अगर निष्पक्ष है, जिम्मेदार है, सत्यनिष्ठता है, तभी वो क्या कर सकता है? सुशासन को और आगे बढ़ा सकता है, एक सही दिशा उसे दे सकता है। इसी के साथ ये प्रश्न आपका समाप्त होता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण क्रियाविधियों की चर्चा कीजिए। यानी शासन के अंदर जो आपकी पारदर्शिता है और जो जवाबदेही है, इनकी जो क्रियाविधि है वो क्यों जरूरी है, इस पे हमें चर्चा करनी है। तो सुशासन का उद्देश्य क्या है? कि जनता को ईमानदार, प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन देना। वही आपका क्या कहलाता है? सुशासन कहलाता है। ठीक है, शासन मतलब किसी भी सरकार द्वारा चलाया गया, जो भी सरकार द्वारा चलाई गई नीतियां हैं, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। और जो सुशासन होता है, सुशासन मतलब कि जो सरकार जो सत्ता में है उसका जो शासन है वो इस तरीके से उसे चलाए कि जनता को ईमानदारी और प्रभावी उत्तरदायी प्रशासन देना ही आपका सुशासन कहलाता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब यहाँ पे पारदर्शिता का अर्थ क्या है? पारदर्शिता का अर्थ ये है कि जितने भी आपके सरकारी कार्य हैं, ठीक है, सरकारी कार्यों और निर्णयों और नीतियों की जानकारी जनता के लिए खुली और स्पष्ट हो।
जबकि जवाबदेही का अर्थ क्या है कि सरकारी अधिकारी, संस्थाएं अपने कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी हो। इन दोनों को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण क्रियाविधि अपनाई जाती है। यानी पारदर्शिता क्या हुई कि जनता और सरकार के बीच में एक खुली वार्ता, या हम कह सकते हैं खुली और स्पष्ट जो जानकारी है सरकार की नीतियों के प्रति, उनके निर्णयों के प्रति, वही आपकी क्या कहलाती है, पारदर्शिता कहलाती है। वही जवाबदेही को समझे तो जवाबदेही का मतलब क्या है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा जो भी जनता के लिए कार्य किए गए हैं उनके प्रति उत्तरदायी होना, वही आपका क्या कहलाता है, जवाबदेही कहलाता है। तो दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है। क्रियाविधि कौन कौन सी अपनाते हैं इसको जानते हैं। तो पहला जो पॉइंट है आपका वो ये है कि सूचना का अधिकार, ठीक है, यानी आपका आरटीआई, सूचना का अधिकार जिसको हम आरटीआई अधिनियम 2005 के नाम से भी जानते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है वो पारदर्शिता बढ़ाने का एक प्रभावी साधन है। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकता है, ठीक है। इससे सरकारी निर्णयों और खर्चों की जानकारी जनता तक पहुंचती है और भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण होता है। वहीं अगर बात करें ई गवर्नेंस की, तो जितनी भी आपकी डिजिटल तकनीक है, डिजिटल तकनीक का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाता है, जैसे ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान, भूमि रिकॉर्ड और शिकायत निवारण पोर्टल, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो भी प्रक्रियाएं होती है ना वो सरल हो जाती है, समय की बचत होती है और भ्रष्टाचार भी कम होने की यहाँ पे संभावना होती है और मानवीय हस्तक्षेप भी आपका यहाँ पे घट जाता है। उसके बाद है सामाजिक आकेंक्षण। आकेंक्षण की अगर बात करें, सामाजिक आकेंक्षण की, तो जनता स्वयं सरकारी योजनाओं और कार्यों की समीक्षा करती है, ठीक है। विशेष रूप से मनरेगा जैसी योजना बहुत उपयोगी रही है, ठीक है। आपने मनरेगा वाली योजना आपने सुनी होगी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सरकारी धन सही तरीके से खर्च हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसके साथ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है आपका लोकपाल और लोकायुक्त व्यवस्था। तो अगर हम लोकपाल और लोक आयुक्त व्यवस्था की बात करें तो लोकपाल और लोक आयुक्त जैसी संस्थाएं सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करती है। ये संस्थाएं जवाबदेही तय करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उसके बाद है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया। न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, जैसा हम सभी ने पढ़ा है, और सरकार के गलत निर्णयों पे भी वो रोक सकती है। वही स्वतंत्र मीडिया क्या करती है, सरकारी कार्यों की निगरानी करके गलतियों और भ्रष्टाचार को उजागर करती है जनता के सामने, जिससे प्रशासन जो है वो अधिक उत्तरदायी बनता है। वही आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया कहलाती है। उसके बाद है आपका नागरिक भागीदारी। नागरिक भागीदारी की बात करें तो जनता की नीति निर्माण और निर्णय लेने में भागीदारी पारदर्शिता बढ़ाती है, जैसे आपका ग्राम सभा है, जन सुनवाई है, सार्वजनिक परामर्श है, जैसे माध्यम नागरिकों को अपनी राय रखने का अवसर देते हैं। उसके बाद है आपका शिकायत निवारण तंत्र। शिकायत निवारण तंत्र की अगर हम बात करें तो सरकार के द्वारा कुछ ऐसे हेल्पलाइन, पोर्टल्स और शिकायत केंद्र स्थापित किए जाते हैं जहां नागरिक अपनी समस्याओं को दर्ज कर सकते हैं और शिकायतों को समयबद्ध समाधान प्रशासन उसके प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है। उसके बाद है आचार संहिता और प्रदर्शन मूल्यांकन। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पष्ट आचार संहिता और नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन आवश्यक होते हैं। इससे कार्यकुशलता बढ़ती है और अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो पारदर्शिता, जवाबदेही सुशासन की आधारशिला है। सूचना का अधिकार, ई गवर्नेंस, सामाजिक आकेंक्षण, स्वतंत्र संस्थाएं, नागरिक भागीदारी जैसे उपाय जो हैं वो प्रशासन को अधिक ईमानदार और साथ ही साथ आपका क्या कर रहे हैं, प्रभावी बनाते हैं। इन क्रियाविधियों के माध्यम से जनता का सरकार पर जो विश्वास होता है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है और लोकतंत्र भी और भी ज़्यादा आपका सशक्त बनता है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रयासों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अगर हम बात करें आईसीटी की, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आज के समय में विकास का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है।
भारत में सरकार ने डिजिटल तकनीक के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, व्यापार और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने के कई प्रयास किए हैं। आईसीटी का मुख्य उद्देश्य सूचना को तेजी से लोगों तक पहुंचाना है और सेवाओं को आसान बनाना है। यानी आईसीटी जो है आपका वो क्या कर रहा है, लोगों तक सूचना जो है वो तेजी से पहुंचा रहा है और सेवाओं को आसान बना रहा है। इसके अंदर कौन कौन से आपके हमें क्षेत्र देखने को मिलते हैं ये भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, डिजिटल इंडिया अभियान। डिजिटल इंडिया अभियान की बात करें तो भारत सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाया जाए और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाई जाए। इसके अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने और सरकारी सुविधाओं या हम कह सकते हैं सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। आज लोग घर बैठे ही अपना आधार, पैन कार्ड, बैंकिंग और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, डिजिटल इंडिया अभियान कहलाता है। उसके बाद है आपका ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो सरकार ने प्रशासन को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया है, जिसमें आपका उमंग और डीजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट और माई गवर्नमेंट जैसे जितने भी पोर्टल्स हैं ना, इनके माध्यम से नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन उपयोग कर सकते हैं। इससे उनका समय और धन दोनों की ही बचत होती है और भ्रष्टाचार के अंदर भी आपकी कमी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के क्या क्या प्रयास रहे हैं। तो अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी के प्रयास की बात करें तो शिक्षा में आईसीटी का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने दीक्षा, स्वयं और ई पाठशाला जैसे जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इन्हें शुरू कर दिया है, जिससे छात्र मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। कोविड-19 के समय ऑनलाइन शिक्षा ने विशेष महत्व प्राप्त किया है। स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल पुस्तकें, ऑनलाइन परीक्षाएं शिक्षा को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना रही हैं, प्रभावी बना रही हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका आईसीटी के जो प्रयास रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में आईसीटी के कौन कौन से प्रयास रहे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईसीटी का उपयोग भी बढ़ रहा है, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या फिर हम ई हॉस्पिटल और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं से मरीज दूर बैठे ही डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने से इलाज की जो प्रक्रिया है आपकी और भी ज़्यादा आसान हो गई है, सरल हो गई है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण विकास में आईसीटी का जो भूमिका जो है वो क्या है। तो अगर हम ग्रामीण विकास की बात करें तो जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं इसमें इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को पहुंचने के लिए भारत नेट परियोजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से गांव में आपके ब्रांडेड सुविधाएं आपकी उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों के लिए किसान सुविधा ऐप, ई नेम जैसे प्लेटफॉर्म्स खेती से संबंधित जानकारी और बाजार मूल्य प्राप्त कराए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें डिजिटल भुगतान और आर्थिक विकास की, तो डिजिटल भुगतान की अगर हम बात करें तो आईसीटी के माध्यम से भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, बढ़ावा मिल रहा है। जैसे आपका यूपीआई है, भीम ऐप है, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग के कारण नगद जो है आपका लेन देन कम हुआ है। इससे व्यापार और आर्थिक गतिविधियां अधिक तेज और सुरक्षित हुई हैं। वहीं चुनौतियों की बात करें तो हालांकि आईसीटी के विकास में कई उपलब्धियां हमें मिली है, फिर भी कुछ चुनौतियां भी शामिल है। जैसे आपका डिजिटल साक्षरता की कमी, साइबर सुरक्षा के खतरे और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित पहुंच। इन समस्याओं का समाधान जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। इस प्रश्न के निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई प्रयास देश के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। आईसीटी ने लोगों के जीवन को सरल, तेज और सुविधाजनक बनाया है। भविष्य में इसके और अधिक विस्तार और भारत डिजिटल रूप से और भी ज्यादा मजबूत बनेगा, ये हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका वो ये है कि सतत मानव विकास की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो अगर हम बात करें सतत मानव विकास की विशेषताओं की तो वो क्या है, इसको भी जान लेते हैं। तो सतत मानव विकास का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए लेकिन भविष्य की पीढ़ी की जरूरतों को और संसाधनों को नुकसान ना पहुंचे।
ये विकास केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने भी सतत विकास को विश्व के लिए अत्यंत आवश्यक माना है। ठीक है, तो सतत विकास क्या है आपका, कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकताओं को पूरा करे और आने वाली पीढ़ियों की भी जरूरतों को भी वो पूरा करे, बिना संसाधनों को नुकसान पहुंचाए, बिना पर्यावरण नुकसान पहुंचाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो इसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता है आपकी मानव केंद्रित विकास। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाना। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन स्तर को सुधारने पर ध्यान दिया जाता है। विकास का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो इसलिए इसको मानव केंद्रित विकास भी कहा जाता है। उसके बाद है आपका पर्यावरण संरक्षण। इस विकास का महत्वपूर्ण भाग प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, वन, भूमि की रक्षा करना। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि वो भविष्य में भी उपलब्ध रहे, प्रदूषण कम हो और हरित ऊर्जा को भी इससे बढ़ावा मिले। यानी जो भी हम उपयोग में ला रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित जो भी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं हम, वो इस प्रकार से करें कि भविष्य में वो संसाधन उपलब्ध भी रहे। ठीक है, जैसे प्रदूषण को कम करना, नए पेड़ लगाना, ये सारे आपके क्या हैं? पर्यावरण संरक्षण के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं समानता और न्याय की। समानता और न्याय की बात करें तो सतत मानव विकास में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो अमीर गरीब हो, पुरुष स्त्री हो, ठीक है, ग्रामीण शहरी हो। इन सबके बीच का जो भेदभाव है उसे कम करना है, ताकि हर व्यक्ति विकास का लाभ उठा सके। यानी सतत मानव विकास क्या कहता है कि समानता और न्याय का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान। भविष्य की पीढ़ियों के ध्यान की बात करें तो ये विकास केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। संसाधनों का अधिक दोहन रोककर उन्हें सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक स्थिरता की बात करें तो सतत मानव विकास में अधिक प्रगति जरूरी है, लेकिन यह ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक बनी रहे। रोजगार के अवसर बढ़ाना, गरीबी कम करना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना आर्थिक स्थिरता को ये मजबूत करता है। उसके बाद है आपका सामाजिक भागीदारी। सामाजिक भागीदारी की बात करें तो विकास की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी आवश्यक होती है। जब लोग निर्णय लेने और योजनाओं में शामिल होते हैं तो विकास और भी ज्यादा आपका प्रभावी और सफल बनता है। फिर है आपका तकनीकी और नवाचार का उपयोग। तो नई तकनीकी वैज्ञानिक नवाचार का उपयोग करके संसाधनों का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। जैसे आपका सौर ऊर्जा है, जल संरक्षण है, तकनीक है, डिजिटल शिक्षा है, इन सब का यूज करके हम तकनीक और नवाचारों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो सतत मानव विकास केवल आपका आय बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों को सुरक्षित और स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन देने का भी इसका लक्ष्य है। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के निष्कर्ष की। तो इस प्रश्न का निष्कर्ष क्या कहता है कि सतत मानव विकास एक संतुलित और जिम्मेदारी विकास की प्रक्रिया है, जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण को महत्व दिया जाता है। यह वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए ही आवश्यक है। यदि हम सतत विकास के सिद्धांत को अपनाएंगे तो बेहतर और सुरक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण भी हम तभी संभव कर पाएंगे।